हेलो एवरीवन, आई एम सी मितेश पवार। आज के लेक्चर में IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का डिटेल रिवीजन करेंगे। IFRS 18 आने की वजह से IS 7 में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, वो अमेंडमेंट्स भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात का डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है, SSC FR का जो सिलेबस है, उसमें ओनली इनडायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेंगे? पूरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछेंगे क्या? नहीं। आपसे एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछ लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या फिर इन्वेस्टिंग, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछ लेंगे। या फिर आपसे स्पेसिफिक कैलकुलेशन पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछ लेंगे इंटरेस्ट कितना पेड किया आपने, डिविडेंड कितना पेड किया। आपसे पूछ लेंगे कि आपने कितना टैक्स पेड किया ड्यूरिंग द पीरियड, या आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, यानी कि कितना कैश पेड किया PPE के लिए, ऐसा पूछ सकते हैं। डिस्पोजल से कितनी आपको कैश मिला, ये पूछा जा सकता है। यानी कि कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन पूछा जा सकता है कैश इनफ्लो या आउटफ्लो से रिलेटेड। ठीक है। एक और मेन चीज जो आपके सेक्शन सी में पूछी जा सकती है, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इंटरप्रिटेशन भी पूछा जा सकता है, जिसके लिए मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन भी ले रखा है, तो हम वो भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, अब क्या क्या बातें ध्यान रखोगे, क्या फॉर्मेट यूज करोगे, वो मैंने यहाँ पर लास्ट में कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें क्या बताता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की, जिसकी हेल्प से हम लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और कैश जनरेटिंग एबिलिटी का असेसमेंट कर सकते हैं। सर, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की इंफॉर्मेशन तो हमें कैश बुक भी देती है, फिर हम ये स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? कैश बुक आपको ये नहीं बताती कि ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ, ये आपका कैश बुक नहीं बताता। ये चीज हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से पता चलती है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या करता है? कैश फ्लो को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो क्या होती है एक्टिविटी, जरा समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। मतलब आपका मेन बिजनेस क्या है? आपका मेन बिजनेस है फॉर एग्जांपल के लिए गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करना। तो इससे रिलेटेड, इस बिजनेस से रिलेटेड जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होंगे, वो कहाँ दिखाओगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा सर हम क्या करते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, तो इंटरेस्ट आता है हमें, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ दिखाओगे क्या? नहीं, वो आपका मेन ऑपरेशन नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट करना आपका मेन काम है क्या? नहीं, हमारा मेन काम तो क्या है यहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो फिर इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हो रहा है उसको कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या दिखाएंगे, चलो देखते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम दिखाते हैं एक तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैश इनफ्लो आउटफ्लो, और क्या दिखाते हैं? एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट असेट्स, है ना, यानी कि लॉन्ग टर्म असेट्स को अगर हम परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं, तो इससे जो भी कैश फ्लो होता है वो हम कहाँ दिखाएंगे? हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। फिर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या दिखाएंगे? हम फंड कहाँ से रेज कर रहे हैं, है ना, फंड रेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोन ले रहे हैं या हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इससे रिलेटेड, फंड रेज करने से रिलेटेड जो भी कैश फ्लोज होंगे वो कहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने इक्विटी शेयर इशू किया तो कैश मिला, हमने डिवेंचर इशू करे तो हमें कैश मिला, यहाँ पर दिखाएंगे। हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, डिविडेंड पेमेंट किया, कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन सी मेथड से करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से, है ना। यहाँ पर एक फॉर्मेट दे रखा है। अब मैं यहाँ पर आपको अमेंडमेंट्स पहले समझा देता हूँ कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। पहले क्या होता था? इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, यानी कि इंटरेस्ट और डिविडेंड से रिलेटेड जो कैश फ्लोज है वो कहाँ दिखा सकते थे? ऑप्शन था हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा सकते थे। लेकिन ये ऑप्शन अब विड्रॉल हो गया है। अब हमें मैंडेटरीली कहाँ दिखाना पड़ेगा? रेस्पेक्टिव एक्टिविटी में। यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, तो हम कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाएंगे। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड,
ये क्या है आपका, फाइनेंस से रिलेटेड है ना, फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है। चलो आते हैं दूसरे अमेंडमेंट की ओर। जब हम इनडायरेक्ट मेथड से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना स्टार्ट करते थे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता था। अब क्या है, अब इसको चेंज कर दिया, अब इन्होंने बोला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि IFRS 18 आने की वजह से हम जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है उसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालते हैं। अब स्पेशली हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं, तो जब हमें वो रेडीली अवेलेबल हो गया है तो हम उसको यहाँ पर एज इट इज ले लेते हैं। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अमेंडमेंट समझने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन वीडियो है, तो मैं ज़्यादा डीप में ना जाकर आपको ऊपर ऊपर से मेन मेन पॉइंट समझा दूंगा, है ना। जहां पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना होगी मैं वो भी दे दूंगा आपको। चलो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे हम, इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सी एक्टिविटी का बना रहे हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने बेस ले लिया, अब इसमें हम एडजस्ट करेंगे, है ना। एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कैश प्रॉफिट है। मतलब जितना भी हमारा सेल्स हुआ कैश में हुआ, जितनी भी परचेस कैश में हुई, जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो कैश में चले गए, हमारे पास से कैश आउटफ्लो हो गया। तो ये प्रॉफिट आया होगा, ये कैश प्रॉफिट आया होगा ऐसा मान रहे, लेकिन ऐसा हुआ होगा क्या, नहीं। कुछ नॉन कैश आइटम भी क्या हो गए होंगे, हमने रिड्यूस कर लिए होंगे, या कुछ नॉन कैश आइटम इसमें इंक्लूड कर लिए होंगे, तो उसको बाहर करो। चलो देखते हैं क्या क्या। डेप्रिसिएशन क्या कैश आउटफ्लो हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए एडबैक कर दो। इम्पेयरमेंट लॉस एडबैक कर दो, क्यों, क्योंकि आउटफ्लो नहीं हो रहा। प्रोविजन आउटफ्लो नहीं हो रहा। गेन ऑन सेल हमारा कोई यहाँ पर इनफ्लो नहीं है, गेन तो है लेकिन कैश इनफ्लो हो रहा है क्या, नहीं। कैश इनफ्लो डिफरेंट हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, हमने एक मशीन सेल करी $3000 में, उसकी कैरिंग अमाउंट थी 2000, तो हमें क्या हुआ, 1000 का गेन आया, तो हमने 1000 यहाँ पर इंक्लूड कर लिए। ये 1000 का कैश फ्लो थोड़ी ना है, कैश फ्लो तो 3000 का है। वो 3000 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिए। तो ये 1000 यहाँ से बाहर करो ना, इसका ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। यहाँ से बाहर निकालो और ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या है, यहाँ पर नॉन कैश आइटम है हमारे लिए। लॉस हुआ, ये भी क्या है, नॉन कैश आइटम, तो लॉस हमने माइनस कर दिया होगा, तो अब क्या कर दो, एडबैक कर दो। गेन को हटाना है और लॉस को एडबैक करना है। अल्टीमेटली लॉजिकली समझो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अब जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल में चेंज करने से पहले का ये प्रॉफिट आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ठीक है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को देखेंगे, तो इस चेंजेस की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, मतलब कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, आपकी ऑपरेटिंग करंट असेट्स है ना, तो मैं सिंपल अब आपको असेट्स बोलूंगा। अगर आपकी असेट्स इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या आपका आउटफ्लो है। मतलब आपका ब्लॉक हो रहा है ना, फंड ब्लॉक हो रहा है, आपका कैश ब्लॉक हो रहा है। आपकी असेट्स बढ़ेगी तो ऐसा मानेगी कि हमने असेट्स परचेज करी, मतलब फंड ब्लॉक हो रहा है, फंड ब्लॉक हो रहा है मतलब कि आपका आउटफ्लो है ये। अगर आपकी असेट्स डिक्रीज होगी, आपकी असेट्स डिक्रीज होगी, यानी कि आपका फंड रिलीज हो रहा है, फंड रिलीज हो रहा है असेट्स में से, तो ये क्या आपका इनफ्लो है, कैश में कन्वर्ट हो रहा है वो। लाइबिलिटी के लिए सोच लेते हैं, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मतलब हमारा फंड ब्लॉक नहीं हो रहा है, हमने अभी पेबल्स को पेमेंट नहीं किया, हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर लिया, तो हमारा फंड ब्लॉक हुआ क्या, नहीं। तो ये क्या हमारा इनफ्लो ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर आपकी असेट्स इंक्रीज होती है तो क्या हो रहा है, कैश ब्लॉक हो रहा है, कैश ब्लॉक हो रहा है मतलब कि कैश आउटफ्लो। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी, तो ये कैश सेव्ड हो रहा है हमारे पास, यानी कि कैश इनफ्लो। डिक्रीज के लिए जस्ट इसका अपोजिट सोच लेना, एक चीज सोच लो कोई सी भी। ठीक है, डिक्रीज हो गया असेट्स तो बताओ क्या होगा, इनफ्लो होगा। आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी मतलब आप लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहे हो तो आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा की पूरा मैंने आपको बता दिया। जैसे इंक्रीज हुई इन्वेंट्री क्या मानोगे, इंक्रीज हुई असेट्स मतलब आउटफ्लो, डिक्रीज हुई इन्वेंट्री इनफ्लो, इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं मतलब आउटफ्लो, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल इनफ्लो। इसका है ना रीजन है, ये रीजन है ना, मैं डिटेल लेक्चर्स में देता भी हूँ, लेकिन अब ये रिवीजन लेक्चर है तो हम इतना सारा कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो एक्स्ट इसकी जो लेंथ है वीडियो की वो बहुत बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द प्री पेमेंट, देखो प्री पेमेंट यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए। अल्टीमेटली आप तो क्या मानो, असेट्स बढ़ रही है, आउटफ्लो, है ना। डिक्रीज इन प्री पेमेंट, इनफ्लो, है ना। तो अब मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, आप उसके बेसिस पर डिसीजन ले लेना।
चलो, इसके बाद क्या होगा? ये तो वर्किंग कैपिटल का वो था। इसके बाद जो टोटल निकलेगा उस टोटल को क्या बोलेंगे? इस टोटल को बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर इनकम टैक्स। मतलब अभी हमने इनकम टैक्स माइनस नहीं किया, तो अभी इसमें क्या करेंगे हम? इनकम टैक्स पेड, जितना भी इनकम टैक्स एक्सपेंसेस नहीं, इनकम टैक्स पेड, जितना भी इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं वो यहां से माइनस करेंगे। बताओ, इनकम टैक्स पेड कौन सा करते हो? दो टैक्सेस होते हैं, एक डेफर्ड टैक्स होता है और एक इनकम टैक्स प्रोविजन होता है, मतलब करंट टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं। तो यहां से क्या माइनस करोगे? जितना भी आप टैक्स पेड कर रहे हो, क्या डेफर्ड टैक्स पेड करते हो क्या? नहीं। डेफर्ड टैक्स तो क्या है? एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जितना भी टैक्स पेड किया आपने वो यहां से माइनस करना है, टैक्स एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करना है। चलो, तो क्या निकल के आएगा ये करने के बाद? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या करना है? चलो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या करोगे? ये इनफ्लो है, इनफ्लो है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड भी क्या है? इनफ्लो है, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। परचेस करी हमने तो आउटफ्लो हुआ हमारा, आउटफ्लो है यानी कि डिडक्ट करेंगे हम। सेल, सेल हुआ पीपी, तो सेल से क्या आएगा? इनफ्लो आएगा, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। परचेस ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, अब नाम कुछ भी दे दो, है ना, परचेस किया आपने असेट्स को, तो क्या करोगे? इसको आउटफ्लो है ना, ये आउटफ्लो है तो लेस करोगे, डिडक्ट करोगे। चलो, सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, ऐड करो। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, आउटफ्लो। सेल किया आपने इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी टोटल लगाओगे इस टोटल को क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मान के चलो नेगेटिव कैश आता, तो नेगेटिव अगर कैश आता तो हम बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही, अगर क्या आता, आपका नेगेटिव कैश आता, तो हम बोलते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो, नेक्स्ट आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब जो भी आपने फंड रेज किया वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका रीपेमेंट किया वो यहाँ पर आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी कैश फ्लोज है वो यहाँ पर शो होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या आएगा? जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट दे दिया, यहाँ आएगा। डिविडेंड का पेमेंट कर दिया हमने, लोन रीपे कर दिया, हमने शेयर बाईबैक कर लिए तो आउटफ्लो होगा, तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो जो भी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, पेमेंट्स कर रहे हो, वो यहां पर डिडक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो आउटफ्लो है। और जो भी रिसीव्ड होगा वो आपका इनफ्लो है। जैसे शेयर से इशू करा तो आपके पास कैश आएगा, लोन ले लिया आपने, कैश आएगा, डिबेंचर इशू करे, कैश आया। तो जो भी कैश आ रहा है मतलब इनफ्लो, तो यहाँ पर ऐड करके दिखाओगे आप। ठीक है, तो आप जब टोटल लगाओगे, अच्छा ये पॉइंट भूल जाओ अभी, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, लीज लाइबिलिटी इंटरेस्ट पोर्शन है ना, छोड़ो इसको। आप यहाँ पर आ जाओ, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव कैश आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इन तीनों एक्टिविटी का हम क्या लगा लेंगे? सम लगा लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, है ना, कि कितना कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। हो सकता है एग्जाम्पल के लिए समझो 10,000 हमारा कैश आया, कैश इनफ्लो आ रहा है कहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, है ना। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना? $10,000। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में $2,000 का नेगेटिव बैलेंस, इस एक्टिविटी में भी 3,000 का नेगेटिव बैलेंस। तो बताओ यहाँ पर नेट कितना आएगा? 5,000। तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज हो गया ना। 10,000 में से 2,000 3,000 चले गए तो बचा कितना? 5,000। मतलब 5,000 से कैश हमारा बढ़ गया इस साल, तो हम क्या बोलते हैं? नेट इंक्रीज इन कैश। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है तो फिर बोलेंगे डिक्रीज इन कैश। दैट्स इट। तो अब हम क्या करते हैं? रिकंसिलिएशन करते हैं कि हमारा ओपनिंग में बैलेंस कितना था वो यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर लिख दिया, उसमें क्या करेंगे? ये एड बैक कर देंगे। अगर इंक्रीज हुआ है तो ऐड कर देंगे, अगर डिक्रीज हुआ है तो लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी कि एक तरीके से रिकंसिलिएशन हो रहा है। तो आप जब इन दोनों का टोटल लगाओगे ना, तो किसके बराबर होगा? वो इस क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। चलो, तो अब ये तो हमने पूरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का फॉर्मेट समझ लिया। अब एक टर्म आई यहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या होती है? नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। कैश का मतलब क्या होता है? जो आपके पास कैश इन एंड है, बैंक में जो बैलेंस है वो, है ना। तो बैंक बैलेंस जो है उसको क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट, है ना। यानी कि जब भी आप डिमांड करते हो बैंक से, वो आपको अमाउंट दे देती है। जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, आपके बैंक बैलेंस में 10,000 है, तो आपने 2,000 विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर दी, डिमांड कर दी, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? $2,000 मिल जाएगा उसमें से, यानी कि जब डिमांड करोगे तब मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर ये कैश इक्विवेलेंट क्या है? ये कैश तो नहीं है, लेकिन कैश के जैसे ही है, इक्विवेलेंट है, उसके बराबर ही है।
मतलब ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हाईली लिक्विड हो, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क होती है, कोई रिस्क नहीं होती, यानी कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उतना हमें वापस से मिल जाएगा। तो क्या रिस्क है, क्या नहीं है? इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ या उससे कम का होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आइडल कैश है हम उसको है ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, ताकि हमें जब भी कैश की जरूरत पड़े, जब भी हमें कैश की जरूरत पड़े तो इसको हम क्या करवा सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी शेयर्स हमने परचेस कर लिए किसी कंपनी के। क्या ये हाईली लिक्विड है? हाँ, आज तुरंत स्टॉक मार्केट में सेल करो, मिल जाएगा। क्या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है? हाँ, हमने 1 महीने के लिए क्या करा हुआ है, हमारा इंटेंशन है 1 महीने तक हम इसको होल्ड करेंगे। 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट है। सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट भी, लेकिन क्या ये कन्वर्टेबल है क्या टू नॉन कैश? नहीं सर, हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 वापस मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये जीरो भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो कैश है, मतलब कितने में कन्वर्ट करेंगे ये नोन नहीं है सर। यानी कि ये जो शेयर है, ये आपका कैश इक्विवेलेंट नहीं है फिर। दूसरा एग्जांपल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, तो हमने वो ट्रेजरी बॉन्ड्स बोल दो या वट एवर जो भी नाम बोल दो, तो वो बॉन्ड्स हमने परचेस कर लिए। उसकी वैलिडिटी ड्यूरेशन है 2 मंथ की। बताओ, क्या ये आपका कैश इक्विवेलेंट है? हाँ सर, ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह पहली चीज तो शॉर्ट टर्म है, दूसरी चीज हाईली लिक्विड है, यस कैश में कन्वर्ट हो सकता है जब भी सेल करो, और यहाँ पर कैश भी नोन है। हमने इन्वेस्ट बॉन्ड परचेस किए थे $10,000 में, हमें 10,000 मिल भी जाएगा। यहाँ पे फ्लक्चुएट थोड़ी ना होगी प्राइसेस। ठीक है, तो समझ में आया है? ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसकी प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं होती, मतलब उसका कन्वर्जन नॉन कैश में हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल लिखा है मैंने, देखो, 3 मंथ ट्रेजरी बिल कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको। जो इक्विटी शेयर है, नॉट कैश इक्विवेलेंट, मैंने आपको रीजन भी बता दिया। चलो नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लोन, लोन लिया हमने तो ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? नहीं, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होता है। जनरली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि ये ना, ये टेम्पररी लोन होता है। ये क्या होता है? टेम्पररी लोन होता है, टेम्पररी फैसिलिटी होती है, जो कि रीपेबल होती है ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड क्या होती है? ये रीपेबल होती है, हमें बैंक वालों को पे करना होता है। तो समझो जरा सिनेरियो, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे बैंक में बैलेंस है 10,000, मुझे एक क्रेडिटर को पेमेंट करना है 12,000 का। लेकिन बैंक में बैलेंस तो 10,000 है, तो बैंक ने मेरे को फैसिलिटी दे दी, टेम्पररी फैसिलिटी दे दी। बैंक ने बोला जैसे ही आपके पास अमाउंट आ जाएगा हम उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। हमने बोला ठीक है, अभी तो मेरी लाइबिलिटी सेटलमेंट करने दो। तो बैंक ने क्या करा, 2,000 उनके तरफ से दे दिए मुझे। 2,000 दे दिए, तो मेरे अकाउंट में अब कितना आ गए, 12,000 आ गए। तो है ना, 12,000 आ गए, तो अब मैं पेमेंट कर पाऊंगा क्या? यस, कर पाऊंगा। तो इस केस में ये क्या है, ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, कभी नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, कभी पॉजिटिव बैलेंस हो जाता है। बैंक का बैलेंस मेरा नेगेटिव पॉजिटिव चलता है ना, फ्लक्चुएट होते रहता है रैपिडली। मतलब एक तरीके से जैसे मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैंक डिडक्ट कर लेती, दैट्स इट। यानी कि ये कैसा है, ये रीपेबल ऑन डिमांड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड कर लोगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये ना डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा के रखे हुए हैं। कौन से वीडियो में? देखो, ये वीडियो है लेक्चर नंबर 14 में। तो जो सीरीज है हमारी प्रैक्टिस की, एग्जाम किट सॉल्यूशन की जो सीरीज है, उसका लेक्चर नंबर 14 देखना आप। सेक्शन ए के क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, है ना। 10 क्वेश्चन के आसपास है इसमें। और एक लेक्चर नंबर 27 है, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो जो स्पेसिफिक कैलकुलेशन आते हैं वो सारा हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम आती है, वो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है कि उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन कप्लान में भी है, विद डिफरेंट फिगर और नेम। क्वेश्चन का नेम चेंज कर दिया मैंने और फिगर से चेंज करें, ताकि आपकी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। एट 1 जनवरी 20x8, प्रकाश इंफ्रा लिमिटेड हैड अक्रूड इंटरेस्ट पेबल ऑफ $18,000। तो $18,000 का
पेबल है, ओपनिंग पेबल है, ध्यान रखना ये लाइबिलिटी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 द कंपनी रिकॉग्नाइज द टोटल फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 84,000 इन द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर 84,000 का क्या हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बुक किया हमने ड्यूरिंग द पीरियड। Next, the finance cost included the unwinding of the discount relating to a restoration provisions which was initially recognized as at present value of $180,000 at 1 जनवरी 2008। मतलब ये जो 84,000 है ना, इसमें अनवाइंडिंग डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है। ये पता है, आपने आई 16 पढ़ा था, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, तो वहां पर डिसमेंटलिंग की कॉस्ट आती है, रिस्टोर या डिसमेंटलिंग की, तो वो तो फ्यूचर में पेबल होती ना। मान के चलो आज से 5 साल बाद हमें $300,000 पे करना है। तो हम आज क्या करते हैं, इस उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उस प्रेजेंट वैल्यू को पीपी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो क्या एंट्री करते हैं, पीपीए अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट क्या कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट या प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन लाइबिलिटी किस पर रिकॉर्ड होती है, प्रेजेंट वैल्यू पर। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने रिकॉर्ड करा इसको 1,80,000 पर, कितने पर करा, 1,80,000 पर। लेकिन फ्यूचर में तो ये हमें कितने में पे करना है, ये हमें पे करना है फॉर एग्जाम्पल के लिए $300,000। तो हमें इस 180 को धीरे धीरे कहां पर ले जाना होगा, हमें $300,000 पर ले जाना होगा। तो हर साल क्या करें, इस लाइबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऐड करते जाएंगे। इसको बोला जाता है अनवाइंडिंग डिस्काउंट। क्या हमारे पॉकेट से कैश जाएगा क्या, ये नहीं, हम सिर्फ लाइबिलिटी बढ़ाते जाएंगे। कैश तो कब जाएगा, 5th ईयर के एंड में। तो कैश तो नहीं जा रहा, ये अनवाइंडिंग डिस्काउंट है ना, क्या है आपका, नॉन कैश आइटम है। ठीक है, तो ये नॉन कैश आइटम है, तो क्या है, इसको हम कैश फ्लो में इंक्लूड करेंगे, नहीं सर। चलो देखते हैं आगे। एट 31 दिसंबर द क्लोजिंग बैलेंस ऑन अक्रूड इंटरेस्ट पेबल अकाउंट वॉज $26,000। प्रकाश इंफ्रा लिमिटेड यूज डिस्काउंट रेट, ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए, यानी कि इंटरेस्ट इस रेट से हम क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे डिस्काउंट को। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट हमने ड्यूरिंग द ईयर पेड करा, ध्यान रखना। दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। कुछ नहीं, कितना इंटरेस्ट पेड किया वो बताना है, बड़ा इजी है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक्सेल में सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार डाटा ध्यान से देख लो। ओपनिंग लाइबिलिटी हमारी 18,000 है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टोटल इंक्लूडिंग अनवाइंडिंग डिस्काउंट 84,000। तो अनवाइंडिंग डिस्काउंट कितना इंक्लूडेड है, उसको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा कैश आउटफ्लो नहीं है। तो कितना है वो निकाल लो। ये हमने ओपनिंग लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी हुई 180,000, 1 जनवरी को लाइबिलिटी। तो हमने कितना इंटरेस्ट इसमें ऐड किया होगा लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि कितना अनवाइंडिंग डिस्काउंट है, निकाल लेते हैं। 180 का 8%, 180 का 8%, तो ये आ जाएगा 14,400। कितना आ गया, 14,400। ये आपका नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है ना, यानी कि अनवाइंडिंग डिस्काउंट 14,000। चलो ये क्लियर है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या बोला, हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है, हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी है 18,000। हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दो इसमें। सर ये क्यों ऐड कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमने इंटरेस्ट का पेमेंट कुछ भी नहीं करा। तो कितना इंटरेस्ट है, सर वैसे तो इंटरेस्ट था 84,000, लेकिन सर इसमें से एक नॉन कैश पोर्शन है ना, ये तो कभी भी हम कैश में पेमेंट करेंगे ही नहीं। कौन सा, ये 14,000 का अनवाइंडिंग डिस्काउंट, 14,400 तो हम कभी भी पे करेंगे ही नहीं। तो 69,600 का आपका कैश पोर्शन है ना, इतना आप पेमेंट करोगे। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ भी पेमेंट नहीं करा। अगर कुछ भी पेमेंट नहीं करा होता तो हमारी बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस ये आता। हमने यही एज्यूम करा ना कि अभी तक इसका पेमेंट नहीं करा, मतलब हमारी बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस ये होना चाहिए था। लेकिन बुक्स में बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 26,000। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ पेमेंट करा है। कितना पेमेंट करा है, 87,600 में से ये माइनस कर दो। तो ये हमने इंटरेस्ट पेड करा है, यही हमें निकालना था। इतना हमने इंटरेस्ट पेड कर दिया। समझ में आ गया। इसको दूसरे तरीके से और समझाता हूं मैं।
है ना। तो अब यहाँ पर मैं पूरा 84,000 ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दे रखा है। आपका पूरा इंटरेस्ट कितना, 84,000, ठीक है। कितना है इंटरेस्ट, 84,000। अभी भूल जाओ अनवाइंडिंग डिस्काउंट, हमें कुछ भी याद नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी ओपनिंग लाइबिलिटी इतनी है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड इतना है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने कुछ भी पेमेंट नहीं करा, कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है। तो इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं। अगर हमने कुछ भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा होता तो हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी क्या आना चाहिए थी, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी आना चाहिए थी हमारी, इंटरेस्ट पेबल की। ठीक है, लेकिन हमारी बुक्स में कितनी आ रही है, ओनली 26,000। इसका मतलब हमने पेमेंट कर दिया, तभी तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, इतना हमने पेमेंट कर दिया। यही निकल के आ रहा है, कैश पेड। लेकिन रुको, इसमें से हमने मतलब इसको बोलता हूं मैं इंटरेस्ट पेड, कैश पेड ना बोलकर इंटरेस्ट, है ना। इतना हमने इंटरेस्ट पेड कर दिया, लेकिन हमें पता चला कि ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इसमें ना अनवाइंडिंग डिस्काउंट इंक्लूडेड था। वो तो पेमेंट होगा ही नहीं कभी, होगा ही नहीं ना पेमेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसमें है ना, इस पेमेंट में नॉन कैश भी इंक्लूडेड है। तो एक काम कर दो ना, बाहर कर दो उसको। अब निकालो, सर ये पेमेंट हुआ है, अब देखो मैच कर रहा है। यस, मैच कर रहा है। या तो आप पहले ही इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में से उसको बाहर कर दो, नॉन कैश आइटम को, या फिर आप पहले उसको इंक्लूड कर दो, फिर बाद में बाहर कर लेना, है ना। चलो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप वो वाला वीडियो भी देख लेना, उससे बहुत सारे आपके इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने वहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया और उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बहुत सारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी करवाए। ये जो वीडियो है ये स्पेशली किसके लिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के इंटरप्रिटेशन के लिए। तो फॉर्मेट तो सेम है जो वहां पर है। क्या फॉर्मेट है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही है। कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले, फिर रीजन लिखेंगे, फिर इम्पैक्ट डालेंगे, इम्पैक्ट बताएंगे क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर सेक्शन का कंक्लूजन दे देंगे, और फिर एक ओवरऑल कंक्लूजन भी देंगे लास्ट में। जब सारी एक्टिविटी हो जाएगी उसके बाद एक कंक्लूजन आएंगे। ठीक है, तो कैसे देंगे, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। चलिए, तो ये कपलान बुक का क्वेश्चन है जो रेफरेंस के लिए मैंने लिया, आपको समझा सकूं। रिक्वायर्ड, प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ वलेरिया कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर। तो कैश फ्लो का एनालिसिस हमें देना है। ठीक है, वलेरिया कंपनी का क्वेश्चन है, एनालिसिस देना ओनली, दैट्स इट। तो देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, सबसे पहले लास्ट में देखो यहाँ पर, है ना, फाइनल फाइनल फिगर देखो क्या है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, पॉजिटिव है क्या, हाँ, मतलब कैश इनफ्लो हुआ है इतना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट करा होगा, कुछ परचेस करी होगी एसेट्स, देखो दिख भी रहा है ना, प्रॉपर्टी परचेस करी और कुछ सेल भी करी, ठीक। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, ये भी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मतलब कि हमने बोरो किया है या फिर पेमेंट किया है ज़्यादा, हमने पेमेंट ज़्यादा किया है, ध्यान रखना। तो ये आउटफ्लो है। तो नेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तीनों को ऐड कर लो तो क्या हो रहा है, फाइनल फिगर आ रहा है 500 का पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। ओपनिंग में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 320। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 320 प्लस 500, 820। समझ में आ गया। हुआ क्या देखो, क्या कैश जनरेट कर पा रहे हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यस, और बहुत अच्छा कैश जनरेट कर पा रहे हैं इन कंपेयर टू अदर्स, बहुत अच्छा पॉजिटिव कैश है। यहाँ पर नेगेटिव कैश है, ठीक है, हमने एक्सपांशन किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, तो उससे हमारे बिजनेस में बेनिफिट होगा फ्यूचर में, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड फ्रॉम राइट इशू ऑफ शेयर, हमने राइट राइट शेयर्स इशू करे तो हमें प्रोसीड हुई। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी ले ली, और क्या करा, हमने शेयर भी इशू कर दिए, हमने बोरोइंग भी कर ली। हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं लीज का, ठीक है। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, यहाँ पर 540 का लोन लिया तो पेमेंट भी करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। लेकिन यहाँ डिविडेंड भी पेमेंट कर रहा है, क्या डिविडेंड पे करना जरूरी है क्या, जनरली अगर ये इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड है तो क्या ये मैंडेटरी होता है क्या, नहीं। आप लोन ले रहे हो, आप समझो चीजों को, आप लोन ले रहे हो और डिविडेंड पे कर रहे हो, मतलब डिविडेंड पे करने के लिए लोन ले रहे हो, जबकि क्या होता है, आपने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से आप क्या करते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जबकि यहाँ तो क्या हो रहा है, आप लोन ले रहे हो और लोन से आप डिविडेंड पे कर रहे हो। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे। चलो, और क्या इंफॉर्मेशन है, प्लांट कैरिंग अमाउंट है यहाँ पे 70,000 वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्लांट की जो सेल कर रहे हैं इसकी कैरिंग अमाउंट दे रखी है $70,000। और क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर वॉज 2.1 मिलियन, ठीक है।
अब यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली वलेरिया कंपनी पर। अब आपको क्या क्या पॉइंट देना है मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता दिया है। ओवरऑल कैश पोजीशन पर आप एक कमेंट करोगे, ओवरऑल कैश पोजीशन कैसी है बताओ। कैश इंप्रूव हुई, कैश पोजीशन देखोगे तो इंप्रूव हुआ ना। पहले कैश कितना था ओपनिंग में, 320 था, अब कितना हो गया 820, मतलब 500 का इंक्रीज हो गया ना। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो हमारी लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी लिक्विडिटी, हम शॉर्ट टर्म जो भी लाइबिलिटी उसको टाइमली पेमेंट कर पाएंगे। कंपैरिजन देखो, नेट कैश इंक्रीज्ड बाय $500,000, ठीक है, तो ऐसा लिख देना आप कंपैरिजन करके। रीजन क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो एक्सीड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आउटफ्लो। तो आपकी क्या स्ट्रॉन्ग थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी स्ट्रॉन्ग थी इन कंपेयर टू फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, लिखा। इंपैक्ट क्या आएगा इससे, लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी आपकी, लिक्विडिटी पोजीशन हैज इंप्रूव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सेक्शन कंक्लूजन, इस सेक्शन का कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल कैश पोजीशन अपियर्स स्ट्रॉन्गर। तो ओवरऑल पोजीशन कैसी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है ना। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है। ध्यान में रखना, अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर कंपैरिजन कर दिया और रीजन लिख दिया है ना, और फाइनल कंक्लूजन लिख दो, काम चल जाएगा। कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इंपैक्ट लिख दिया चलेगा। आपको नंबर मिल जाएंगे, स्टेप मार्किंग मिलती है, ध्यान रखना। चलो आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कंपैरिजन करोगे, पहले तो वो देखो डाटा क्या दे रखा है। डाटा के हिसाब से यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3.02 मिलियन, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2.1 मिलियन। तो बताओ, आपने यहाँ पर जितना आपका प्रॉफिट था उससे ज्यादा कैश जनरेट किया, ये कैसे पॉसिबल है। अरे, ये जब निकाला था तो कुछ नॉन कैश आइटम आपने माइनस करे होंगे, तब जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। लेकिन जब हम ये निकाल रहे हैं तब हम क्या करते हैं, नॉन कैश आइटम को एडबैक कर देते हैं वापस से, ठीक है, इसलिए ज्यादा आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हाँ, ये अच्छी बात है। तो आपका कन्वर्जन रेट क्या होगा, 100% से ज्यादा ही होगा, मतलब जितना प्रॉफिट कमा उससे ज्यादा आपका क्या है यहाँ पर कन्वर्जन है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन में कन्वर्जन का पॉइंट लिखेंगे। देखो कंपैरिजन, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3.02 मिलियन कंपेयर टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.1 मिलियन, यानी कि कन्वर्जन रेट कितना है, 144% का कन्वर्जन रेट है। तो कैसे निकला, एक्सेल में ले जाता हूँ। 3.02 डिवाइडेड बाय 2.1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ रहा है 144%, अप्रोक्स कितना आएगा ये, राउंड ऑफ कर दूं मैं, तो 144% आपका क्या है कन्वर्जन रेट है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। रीजन, अब ये चेंजेस क्यों आया, तो देखो लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, हमारा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, एंड एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी अच्छा था। हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा होगा मतलब हमने रिसीवेबल से जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लिए, और पेबल्स को हमने डिले पेमेंट किया है ना, डिले पेमेंट किया है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग परफॉर्मेंस भी है, और एक और रीजन हो सकता है, हमारे यहाँ पर नॉन कैश आइटम्स ज्यादा है, हो सकता है डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा। क्यों ज्यादा लगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने ज्यादा परचेस कर ली, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा, है ना। तो ये रीजन भी हो सकता है। इम्पैक्ट, अच्छा कितने रीजन लिखोगे, अब एक लाइन लिख देना बस काफी हो जाएगा, एक लाइन में जितना आ जाए याद हो जाए। जरूरी नहीं है कि जो अभी चीज याद आ रही है वो बाद में भी सेम चीज याद आ जाए। इम्पैक्ट क्या होगा, कैश एक्सीड प्रॉफिट इंडिकेटिंग हाई क्वालिटी अर्निंग, दैट इज प्रॉफिट दैट टर्न्स इनटू द रियल कैश, प्रॉफिट को हमने रियल कैश में कन्वर्ट कर दिया। एंड लो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क, और हमारे पास लो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क मतलब जो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, अब हम उनको पेमेंट कर देंगे, हमारे पास कोई कैश की कमी नहीं है, मतलब कोई रिस्क नहीं है कि हम पेमेंट ना करें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का, बहुत कैश है हमारे पास। सेक्शन कंक्लूजन, कोर ऑपरेशन आर जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल कैश। चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर आते हैं। नेट इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, अब मैं यहीं से बता देता हूं आपको कितना है नेट, 1.96 मिलियन, मेनली ड्यू टू द पीपी परचेज ऑफ 2.0, मतलब ये नेगेटिव क्यों है, आउटफ्लो क्यों आया, क्योंकि हमने वहां पर एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेज करा हुआ है। तो रीजन, सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर सजेस्ट असेट्स रिप्लेसमेंट और एक्सपांशन, हमने एक्सपांशन किया है। इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड रेवेन्यू जनरेशन, इसकी वजह से क्या होगा, हमें फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे ना, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो किया, असेट्स हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। डिस्पोजल भी करा हमने, एक असेट्स का डिस्पोजल किया, तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं। प्लांट विद द कैरिंग अमाउंट 70,000 सोल्ड फॉर द 40,000, यानी कि 30,000 का लॉस हुआ है हमें, ठीक है। अब ये लॉस क्यों हुआ होगा,
हमने या तो हो सकता है कि ओवर वैल्यूएशन करा होगा हमारी एसेट्स का, या फिर हमने डेप्रिसिएशन का गलत एस्टिमेशन लगाया होगा। हमने कम डेप्रिसिएशन चार्ज कराना हर साल, मतलब हमने गलत एस्टिमेशन लगाया। तो हम हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। Impact depreciation policy may need review, although the amount is not material. Section conclusion. Investing activity indicate growth. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या इंडिकेट कर रही है, ग्रोथ को इंडिकेट कर रही है। मतलब हमने अब क्या करा है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगी। बट असेट्स मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी रिव्यूड, लेकिन असेट्स को हम जैसे मैनेज करते हैं ना, उसको रिव्यू करना चाहिए। हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन कम लगाया। अगर मान के चलो डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाया होता तो कैरिंग अमाउंट आज कम आती। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 60,000 यहाँ पर क्या लगाया होता, डेप्रिसिएशन 20,000 से एक्स्ट्रा लगाया होता, तो बताओ अभी जो कैरिंग अमाउंट है वो 70 नहीं आती, 50 आती, और लॉस कितना होता, ओनली 10 का। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी डेप्रिसिएशन पॉलिसी को भी रिव्यू करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं, आपको लिखना है, सजेस्टिव पॉइंट तो है। ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट फाइनेंसिंग आउटफ्लो कितना है, 5,660,000 डॉलर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और जबकि हमने फंड भी रेज किया है, हमने शेयर्स इशू करे हैं, हमने लोन लिया है, हम डिविडेंड बहुत पे कर रहे हैं। देखो जरा यहाँ पर डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, ये डिविडेंड पेड कर रहे हैं, इस वजह से नेगेटिव हो रहा है ये। रीजन क्या है, लार्ज डिविडेंड पेमेंट 1.24 मिलियन ऑफसेट बाय द राइट इशू एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब हमने लोन लेकर डिविडेंड पे कर दिया। इम्पैक्ट, इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन द डेट रेजेस फाइनेंशियल रिस्क एंड फ्यूचर इंटरेस्ट बर्डन। अब इससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगी, हमारे ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन भी आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारा लोन ले लिया और पेमेंट कर दिया डिविडेंड का। जबकि अगर हम पेमेंट नहीं करते, उसको बिजनेस में लगाते, तो प्रॉफिट कमाते, प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट पे करते। ठीक है। तो अब हमारी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गई है इसकी वजह से। डिविडेंड पॉलिसी को तो रिव्यू करना ही चाहिए। कितना हम डिविडेंड दे रहे पता है आपको, देखो डिविडेंड रिप्रेजेंट 41% ऑफ द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जितना हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया उसका 41% तो हमने डिविडेंड दे दिया। जितना हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट किया उसका 41% हमने डिविडेंड दे दिया। कैसे निकाला ये देखो, फॉर्मूला 1.24 डिवाइडेड बाई 3.02। ये क्या है, डिविडेंड डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो। रीजन, द कंपनी मेंटेन अ हाई शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। कंपनी क्या है, बहुत सारा डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, इनकी ये पॉलिसी है। इम्पैक्ट, हाई डिविडेंड रिड्यूस्ड रिटेन फंड अवेलेबल फॉर द री इन्वेस्टमेंट। अगर ये डिविडेंड नहीं देते हैं तो हमारे पास फंड था, कहीं इसको री इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब ये री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हमारे पास से चली गई। हाई डिविडेंड रिड्यूस द रिटेन फंड अवेलेबल फॉर द री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कंक्लूजन क्या है, डिविडेंड पॉलिसी अपियर्स रिलेटिवली अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव आपकी क्या है, डिविडेंड पॉलिसी है, तो इसको रिव्यू करना चाहिए। फंडिंग स्ट्रक्चर, फंडिंग का स्ट्रक्चर देखो, कंपैरिजन, कंपनी रेजेस द न्यू इक्विटी एंड डेट व्हाइल पेइंग हाई डिविडेंड। रीजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर फंडेड पार्शली थ्रू द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि हमने पूरा की पूरा फंड जो है वो डिविडेंड पे आउट करने में करा है, हमने क्या करा है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करा है, पीपीई भी परचेस करी है ना, तो वो भी हो सकता है। या ये भी बोल सकते हैं कि हमने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था उसमें से ही हमने केवल डिविडेंड दिया, और जितनी भी बोरोइंग थी उससे हमने क्या कर लिया है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन देखो जरा कितना इन्वेस्टमेंट किया है, $2,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, पीपी कितनी परचेस करी, इतनी, और प्रोसीड कितनी आई थी, 40 की प्रोसीड भी आई थी। यानी कि हमने नेट कितना इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टी में, 1960 का, और हमने फंड यानी कि लोन कितना लिया, अगर आप देखोगे इन दोनों का टोटल लगाओगे, है ना, तो 1400, है ना। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो 1400 है पूरा की पूरा आपने कहाँ लगा दिया, आपने पूरा की पूरा ये इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। ठीक है, जितना भी लोन लिया था आपने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो दोनों कंक्लूजन निकल रहे हैं यहाँ पर। एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि आपने जो डिविडेंड है वो कहाँ से पेड किया, लोन लेकर पेड किया। एक कंक्लूजन ये भी कि जो आपने लोन लिया उससे आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेस करी, और डिविडेंड कहाँ से दिया, फिर ये ऑपरेटिंग से दिया डिविडेंड। तो दो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, आप दोनों भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो क्या बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। हमें अगर कंफर्मेशन होती तो हम उस कंफर्मेशन के बेसिस पर देते, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं कि क्या करा हुआ है, तो हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, पॉसिबल रीजन से लिखते हैं हम। चलो ये पढ़ लिया, समझ में आ गया। इम्पैक्ट, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाएगी अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है तो, ड्यू टू द हायर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सेक्शन कंक्लूजन, फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी में बी इनकंसिस्टेंट एज डिविडेंड कुड हैव बीन रिड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ द रेजिंग न्यू फंड। ठीक है, तो डिविडेंड तो उल्टा कम होना चाहिए था, हम लोगों को बांटे जा रहे हैं जबकि हमें फंड की जरूरत है। हम फंड ले रहे हैं ना, हम
लोन ले रहे हैं और हम डिविडेंड भी बांट रहे हैं, तो ये पॉलिसी इनकंसिस्टेंस है ना, मैच ही नहीं कर रही, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, कि हमें कैश की जरूरत भी और हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं डिविडेंड। चलो, फाइनल ओवरऑल कंक्लूजन, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर द स्ट्रॉन्ग एंड एक्सीड अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। Significant capital investment support the future growth. Dividend payment appears relatively high. Increased borrowing raises long term financial risk, है ना, बोरोइंग बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म में आपकी फाइनेंशियल रिस्क है। ओवरऑल जजमेंट, वलेरिया कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन इज स्ट्रांग, आज की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है एंड इम्प्रूविंग और इम्प्रूव हो रही है। हाउएवर द डिविडेंड पॉलिसी एंड इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन डेट may affect the long term financial stability and should be carefully reviewed, तो ये रिव्यूड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, एनालिसिस करते हो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का। तो ये सजेस्टिव पॉइंट है, ध्यान रखना, फाइनल पॉइंट नहीं है, हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए, है ना, तो ये इसको एक तरीके से सजेस्टेड आंसर की तरह लेना, ना कि कंक्लूसिव आंसर की तरह। चलो, इसी के साथ IS 7 का रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में।